तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी 3। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये 3 देशों से मिलती है। ठीक है, 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती हैं। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 5 राज्यों ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एवं असम के साथ सीमा बनाती हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों एवं भारत के 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ एवं सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा ये झारखंड के साथ लगती है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की सबसे जो छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ एवं सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सिक्किम के साथ लगती है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी कृष्णा। तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अलमाटी बांध जो है ये उत्तरी कर्नाटक में है। ठीक है, अलमाटी बांध कहाँ है, उत्तरी कर्नाटक में। अलमाटी बांध 2005 में बनकर तैयार हुआ था। अलमाटी बांध जो है ये 2005 में बनकर तैयार हुआ और अलमाटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। अलमाटी बांध ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए जो है मुख्य वाटर जो है निर्वायर हैं। अलमाटी बांध पन बिजली उत्पादन से भी संबंधित है और अलमाटी बांध के दाएं और पन बिजली संयंत्र स्थापित हैं। देखिए अलमाटी परियोजना का निर्माण जो है ये कार्य वर्ष 1963 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 1963 में शुरू हुआ था। ठीक है, जो अनेक विवादों एवं अड़चनों के बाद वर्ष 2005 में पूरा हुआ। ठीक है, यह बांध जो है कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में विजयपुर जिला में स्थित है। यह बांध कर्नाटक राज्य के विजयपुर एवं बागलकोट जिला के सीमा पर स्थित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है। ठीक है, फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी पोमी कल्चर। तो फलों के उत्पादन को पोमी कल्चर कहते हैं। वहीं रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, फ्लोरी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। अंगूर उत्पादन को विटी कल्चर कहते हैं और मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। वहीं सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए 34 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए यानी झारखंड। भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला जो एक प्रमुख क्षेत्र है ये नोआमुंडी, ये झारखंड राज्य में स्थित है। नोआमुंडी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है और नोआमुंडी गोवा, सिंदूरपुर एवं पलामू झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। ओडिशा में लौह अयस्क के प्रमुख स्थान जो है गुरुम हासानी, सुलेपत और बादाम पहाड़ एवं बांस पानी है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र जो है बेलाडीला, दंतेवाड़ा और बस्तर एवं बिलासपुर है। भारत में लौह अयस्क के भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। इन राज्यों में भारत में उपस्थित लौह भंडार का 90% से भी अधिक भाग है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 35 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय खान ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है ये नागपुर में है। कहाँ है, तो ये है नागपुर में। ठीक है, तो याद रखना है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय जो है ये नागपुर में है। नागपुर में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी है
और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में स्थित है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खेतरी में स्थित है। ठीक है, कॉपर लिमिटेड कहाँ है, तो ये खेतरी में स्थित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा भील। तो यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 38% भाग भील जनजाति है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये गोंड जनजाति है। वहीं भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है और भारत की कुल आबादी का 21.1% अनुसूचित जनजाति आबादी है। राज्य की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य मिजोरम है और मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। ठीक है, और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की जनसंख्या का 94.8% जो है जनजातीय जनसंख्या है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कामराजार बंदरगाह, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी तमिलनाडु। कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए कामराजार बंदरगाह का पूर्व नाम एन्नोर बंदरगाह है और कामराजार बंदरगाह चेन्नई पोर्ट से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। एन्नोर पोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर कामराजार पोर्ट कर दिया गया है। अब देखिए के कामराजार मद्रास राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे। के कामराजार मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 1954 ईस्वी से 1963, ठीक है, 1963 ईस्वी तक रहे। मद्रास राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु ये 1969 में किया गया। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु 1969 में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, यानी दक्षिण पूर्व। तो धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। बिहार में धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, गया आदि क्षेत्रों में है। वहीं बिहार की खड़गपुर पहाड़ी को भूतात्विक दृष्टिकोण से राज्य का सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है। और देखिए राज्य में जो विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में जो है मुख्य रूप से है। अर्थात बिहार में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति रोहतास एवं कैमूर जिला में है। बिहार में जो है टर्शियरी समूह के चट्टानों की उपस्थिति जो है राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में है। और बिहार में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बने मैदानी भाग में जो है क्वाटेनरी चट्टानों की उपस्थिति है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 1509, ठीक है, 1509 तक था। ठीक है, अब देखिए कि अल्मीडा भारत आने वाले अन्य बाहरी शक्तियों को समुद्र में हरा देना चाहता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में नियुक्त पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था।
अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया था और फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वांडीवास के युद्ध में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास का युद्ध जो है ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के दौरान 22 जनवरी 1760 ईस्वी में ब्रिटिश एवं फ्रेंच शक्तियों के बीच एक जो है लड़ाई तमिलनाडु के वांडीवास में हुई थी। इसे वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये कि वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है ये आयरकुट द्वारा किया गया जा रहा था, जबकि फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली द्वारा किया गया था। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश पक्ष की जीत हुई और अंततः तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का सही क्रम जो है स्थापित करें। तो 41 का राइट आंसर होगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर जो है उपयुक्त में से कोई क्रम सही नहीं है। और भारतीय व्यापार में प्रवेश के क्रम के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ का क्रम जो है ये है पुर्तगाली। ठीक है, क्या है, पहले है पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली, उसके बाद है डच, पुर्तगाली डच, उसके बाद है अंग्रेज, पुर्तगाली डच अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। ठीक है, उसके बाद है फ्रांसीसी। ठीक है, तो याद रखना है कि भारतीय व्यापार में प्रवेश के क्रम में के आधार पर जो है प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ का जो क्रम है यह है पुर्तगाली डच अंग्रेज और फ्रांसीसी। समुद्री मार्ग से भारत में पुर्तगालियों का सर्वप्रथम आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ था। भारत आने वाला पहला डच जो है ये नेलिस डे हस्तमान था, जो 1596 ईस्वी में भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में जो है हुई थी। कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ठीक है, अब चलिए देखिए कि ब्रिटिश कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल ये 1608 में भारत आया था। ठीक है, और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की है? मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1937। मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 की है। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ये 43 है कि भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब जो है लागू किया गया? तो देखिए 43 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए। तो भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण ये 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1700 जो है 79 ईस्वी में, ठीक है, 1700 इसका जो देखिए 1799 होगा। ठीक है, 1799 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, और देखिए अब देखेंगे कि लॉर्ड वेलेजली ने सभी पत्र यानी पत्रिकाओं को जो है सेंसरशिप के दायरे में लाया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म
परिवर्तन कर चुके हिंदू लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लौटाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों हिंदू धर्म में वापस लाया जो पहले अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिए थे। 11 फरवरी 1923 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद द्वारा भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना भी की गई। आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। विरोध करने वालों में कुछ हिंदू और गैर हिंदू दोनों थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी CR दास 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्तावना को प्रसिद्ध कांग्रेस नेता CR दास ने प्रस्तावित किया था। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुआ जो 31 दिसंबर 1920 ईस्वी तक चला। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय जो है राघवाचारी ने किया था और सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि मोपला आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन की एक शाखा थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी खिलाफत आंदोलन। मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा के रूप में चली थी। देखिए कि मोपला किसान मुस्लिम समुदाय से थे। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था और केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों एवं अंग्रेजों दोनों के विरुद्ध जो हिंसक विद्रोह आंदोलन किया था। ठीक है, अब देखिए अली मुस्लियार, कुंज अहमद काजी आदि ये मालाबार विद्रोह के नेता थे। देखिए नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह स्थानीय किसानों का विद्रोह था, लेकिन यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन से प्रेरित उसके एक शाखा के रूप में भी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के जो है सदस्य थे और साइमन आयोग का जो गठन है ये इंग्लैंड में 1927 ईस्वी में किया गया था। साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, साइमन आयोग 1928 ईस्वी में कहाँ आया, भारत आया, लेकिन साइमन आयोग का गठन जो है इंग्लैंड में 1927 में किया गया था। साइमन आयोग में कुल 7 लोग थे। ठीक है, कितने, 7। इस आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के प्रभाव की जांच करने, उसकी समीक्षा करने के लिए किया था। ठीक है, अब चलिए देखेंगे कि साइमन आयोग के जो है ये 7 सदस्य थे। जॉन साइमन, क्लिमेट इटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैगडोगन और वॉरनोन हार्टसॉन और है जॉर्ज लेन ऑक्स और है डोनाल्ड डावर्ड। साइमन आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी में, ठीक है, पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में। ठीक है, लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो आरंभिक चरण के उग्र विचार वाले जो है नेताओं में प्रमुख थे। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में एक थे।
1928 में लाला लाजपत राय द्वारा साइमन आयोग के विरुद्ध एक प्रदर्शन के नेतृत्व करने के क्रम में अंग्रेजों के लाठी चार्ज से घायल हो गए थे। ठीक है, और लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी के संस्थापकों में से थे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नांकित में किस अनुच्छेद में है? तो देखिए 49 का जो है राइट आंसर होगा, ये होगा बी यानी अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 में भी यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है डी क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में दिए गए सभी तथ्य जो है क्या है? तो सभी तथ्य जो है सही है। और देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 ईस्वी तक था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय से प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान जो है दिया गया था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पर क्या किया गया था? ध्यान दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नंगल बांध के लिए धन आवंटित किया गया था और भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण जो है ये 1498 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है आर्थिक विकास का एक सैद्धांतिक मॉडल है, जिसका आयोग अर्थव्यवस्था का विकास दर को समझने के लिए जो है अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य है ये 2.1% लक्षित था, जबकि उपलब्धि लक्ष्य से अधिक 3.6% की ही रही थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये सब मैथ का क्वेश्चन है, इसे छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक जो है सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुरणन। ठीक है, तो देखिए एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण है और इसे अनुरणन कहा जाता है। सभागार में अनुरणन होने के लिए स्रोत और श्रोता के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। अनुरणन की प्रक्रिया आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और परावर्तित आवाज को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खाली स्थान कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को जो है पचाकर कोशिका को साफ रखने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की जो है अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंग है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ अंगों के टूटे फूटे भागों को भी जो है पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं। ठीक है,
तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राणा जो है टेग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी एशियाई मेढक। तो याद रखना है, राणा टिग्रीना जो है एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जीव और उनके वैज्ञानिक नाम। जैसे मनुष्य, इसका क्या नाम है? तो होमोसेपियंस। बिल्ली का है केलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का है केनिस फैमिलिएरिस। ठीक है, कैनिस फैमिलिएरिस। गाय का है बोस इंडिकस। मक्खी का है मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तेंदुआ का है पेनियरा पाइडस। और भेड़िया का है कैनिस लप्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता है, तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक का उपयोग किया जाता है। दाब का जो मात्रक होता है यह पास्कल होता है। और कार्य जो है, कार्य ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता की जो एसआई मात्रक होता है यह बेकुरल होता है। और रेडियो सक्रियता के कुछ अन्य मात्रक निम्न है। एक बेकुरल बराबर होता है 1 विघटन पर सेकेंड। ठीक है, 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ विघटन पर सेकेंड। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 10⁻10 विघटन पर सेकेंड। ठीक है, 1 बेल बराबर होता है 10 डेसिबल। और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं कि नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ठीक है, तो याद रखना है नीला थोथा का रासायनिक जो नाम है ये कॉपर सल्फेट है। देखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। ऑर्गन जो है आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में जो रखा गया है? तो 18वें वर्ग। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए सही क्रम जो है तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम है Li। ठीक है, उसके बाद है Na यानी सोडियम पोटेशियम। उसके बाद है Rb और उसके बाद है Cs। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। लिथियम सोडियम पोटेशियम Rb और लेस देन Cs। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 64 का क्या होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए तत्वों के धात्विक गुण जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के धात्विक गुण जो है ये घटता है। ठीक है, और ओस्मियम का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे कम घनत्व जो है सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व यानी सीजियम है। ठीक है, सबसे अधिक देखिए धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है लिथियम है। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्लोरीन है। सबसे कम जो है गलनांक वाले धातु पारा यानी -38 डिग्री सेल्सियस है। और खनिज अधिक जो है ये गलनांक वाली धातु एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या है? तो ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65
देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया परजीवी। सोनम। ठीक है, अब देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का होगा सी ऑप्शन, यानी ये प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। अब देखिए रोग और कारक, जिसे देखिए एमीबिएसिस, इसका जो कारक है ये एंट अमीबा है। काला जार, इसका जो कारक है ये लीशमैनिया। ठीक है, लीशमैनिया है। और देखिए कि पायरिया, पायरिया जो है ये एंट अमीबा जो है जिनपिंग। ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस का है। ठीक है, और सोने की बीमारी ये जो है ट्रिप्नोसोमा ब्रुनई का है। फाइलेरिएसिस जो है नहीं होते। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 65 का होगा सी, यानी प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। तो देखिए 66 का राइट आंसर होगा सी, यानी यूफोविया। तो देखिए यूफोविया जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कांटेदार वनों और झाड़ियों के की जलवायु जो है परिस्थितियां यूफोविया प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, तो 66 का जो है ये सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी यूफोविया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। देखिए 77 जो है 67 जो है यह है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी 3। तो पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए भारत की 3 जो है सेनाओं को घोषित किया गया है। ठीक है, घोषित किया गया है 3, 67। उसके बाद देखिए 68 है कि निम्न विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। तो देखिए ये है नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन है, नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो है भारतीय यह एथलीट है, यह है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 69 है कि सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महिलाओं आरक्षण विधेयक के तहत। ठीक है, तो इसका जो यानी महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभा विधान सभा 33% सीट का आरक्षित जो है करने का प्रावधान किया गया है। यह खालिस्तान की संविधान संशोधन जो है होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 69 का ये होगा 128। क्या होगा, 128 होगा। ठीक है, तो ये आरक्षण महिला आरक्षण बिल को 128वां संविधान संशोधन जो है विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 128 सी 70 है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जो है ये किसने जीता है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी स्पेन। ठीक है, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जो है ये स्पेन ने जीती है। ठीक है, स्पेन। अब देखिए कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर जीता है। फीफा महिला विश्व जो कप है ये 2023 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।